हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये क्लास आपके हिस्ट्री टीचिंग पेडागोजी बीएड थर्ड सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जितने भी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका इनरोल्ड हैं बीएड के थर्ड सेमेस्टर में, ये क्लास उनके लिए है। और अगर आप लोग इतिहास शिक्षण का लेसन प्लान पाठ योजना बनाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उससे उसकी मदद लेकर आप पूरा पाठ योजना अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों का परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है और आप लोग का एक आध दो पेपर हो भी चुका है। तो अगला पेपर जो आपका है वो इतिहास शिक्षण का है। और चूँकि मैं इतिहास शिक्षण पढ़ाता हूँ तो मैंने सोचा कि इसकी जितनी क्लासेस ज़्यादा अपलोड हो सकती हैं वो मैं कर दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 2 का ए। यूनिट 2 में जब आप जाइएगा तो 2 का जो ए वाला पोर्शन है उसमें आपको करिकुलम ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये देखेंगे कि इतिहास का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और क्या है, हम दोनों को देखेंगे कि भाई हम ये भी चिंतन करेंगे कि इतिहास का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमें इतिहास का करिकुलम देखने को मिलता है 6, 7, 8 और 9 से 10 की किताबों में, तो उसमें क्या है। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो मिला जुला कर हम बात करेंगे इतिहास के पाठ्यक्रम की कि ऑल ओवर इतिहास का पाठ्यक्रम, इतिहास के पुस्तकों में क्या विषय वस्तु होनी चाहिए हर कक्षा के स्तर पे, तो वो चीज़ हम बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इतिहास पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो किस अवधारणा को ध्यान में रखकर करते हैं, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, तो वो अगली क्लास में उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लगती है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री बिगिनिंग हेल्प्स। जो हिस्ट्री बिगिनिंग होता है यानी इतिहास के विषय वस्तु की जब हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों को सबसे पहले इतिहास के बारे में हम क्या पढ़ाएं, इतिहास से संबंधित कौन सी विषय वस्तु पढ़ाएं, तो उसमें हमें ऐसी विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। शुरुआत में जब हम बच्चों को इतिहास के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हों तो हमें इस प्रकार की विषय वस्तु लेने की ज़रूरत है जो बच्चों को हेल्प करे इन्हेंस करने में उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को। ठीक, जो बच्चों को हेल्प करे उनके अंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने में, कि जो बच्चों की सामाजिक समझ है उसको बढ़ाने में जो विषय वस्तु मदद करेगी उसी विषय वस्तु को सबसे पहले हम बच्चे को क्या करेंगे, इतिहास के पाठ्यक्रम के रूप में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये चीज़ आप जान लीजिए। आज जो हमारी क्लास है बाइलैंग्वेज हम चलेंगे। कुछ छात्राध्यापिकाओं का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में पढ़ाया कीजिए, तो पूरी इंग्लिश तो नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं पे इंग्लिश कहीं पे हिंदी, तो अब मिक्सअप रहेगा, तो जिससे हिंदी मीडियम वालों को समस्या नहीं होगी और अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़े हुए विद्यार्थी हैं उन्हें भी समस्या नहीं होगी। तो जब हम बात करते हैं कि शुरुआती लेवल पर हम ऐसा पाठ्यक्रम लेंगे जो बच्चों के अंदर सामाजिक समझ को इन्हेंस करेगा, सोशल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करेगा। आप पूछेंगे सर ऐसा पाठ्यक्रम कौन होगा जो सामाजिक समझ को इन्हेंस करेगा, सोशल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करेगा, वो विषय वस्तु कौन सी होगी जरा बताइए। तो देखिए, बेसिक चीज़ें लेंगे जिससे कि बच्चा जो है वो लोकल ट्रेडिशंस के बारे में भी जाने और जो उसकी प्राचीनतम ट्रेडिशंस हैं, जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में भी बच्चा जाने। तो सबसे पहले जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के त्यौहार होने चाहिए। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में होना चाहिए कि अलग अलग परिवार का स्वरूप हमें किस प्रकार को देखने को मिलता है। अवर कंट्री, हमारे देश के बारे में जो मूलभूत चीज़ें हैं उसके बारे में विषय वस्तु होनी चाहिए। अबाउट ऑफ कम्युनिटी, कि अलग अलग समुदायों के बारे में भी होना चाहिए। जैसे चरवाहों का समुदाय आपने पढ़ा होगा, जो गाय भेड़ मवेशियों को लेकर चलते थे, तो उन चरवाहों के बारे में पढ़े। फिर कृषक का जो समुदाय था जो कृषि करते थे, तो कृषक के समुदाय के बारे में भी पढ़ना था। जो लोग शिल्प का कार्य करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो उन समुदायों के बारे में पढ़ना है। और जो लोग धनिक वर्ग के थे, या बोल सकते हैं जो लोग बर्जुआज में आते हैं, जो कि संपत्ति के मालिक होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। और मजदूर वर्ग के भी बारे में पढ़ना है। तो अलग अलग जो समुदाय थे उनके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों के बारे में बच्चों को जानना है। फिर फूड वी ईट,
उन फूड के बारे में जानना है, ऐसे भोजन के बारे में जानना है जो कि हम ग्रहण करते हैं अपने पोषण के लिए। स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रदेश हैं उनके बारे में विषय वस्तु होनी चाहिए। उसके बाद सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर, कि हमारे भारत का सामाजिक धार्मिक स्वरूप क्या है। भाई विविधताओं वाला देश है, यहीं पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अनेक प्रकार के धर्म आपको देखने को मिलते हैं। और सामाजिक स्टेटस अगर पूछे तो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा भारत पहले पितृसत्तात्मक समाज होता था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा मिक्सअप देखने को मिलता है। अब हम जेंडर इंक्लूजन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों, तो जब आप बेसिक लेवल पे बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे इतिहास के पाठ्यक्रम से, तो जो इतिहास का पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। फेस्टिवल ऑफ इंडिया होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज होनी चाहिए, आवर कंट्री, अबाउट ऑफ कम्युनिटी, क्लोथ्स वी वियर, फूड वी ईट, स्टेट्स ऑफ इंडिया, सोशियो रिलीजियस स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे कि सर इतिहास पढ़ाना तो 6, 7 और 8 से शुरू किया जाता है, तो 1 से 5 में इतिहास कहाँ पढ़ाया जाता है? तो ध्यान से सुनिए कि 1 से 5 में जब आप भाषा की किताब पढ़ते हैं, भाषा की किताब में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हिंदी आ जाएगी, अंग्रेजी आ जाएगी। फिर आप विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, पर्यावरण की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको इतिहास की विषय वस्तु देखने को मिलती है। जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो बहुत सारे पार्क के बारे में पढ़ते हैं, आपको बताया जाता है इस पार्क की स्थापना कब हुई, किसने किया, किस संदर्भ में हुआ। इसके बाद जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो भारत के इतिहास से संबंधित होती है। पहली बार अंतरिक्ष में कब, कौन का कैसे गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, परमाणु बम भारत ने कैसे बनाया। भाषा की जब बात करते हैं तो आप हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी की किताब, तो आपको झांसी की रानी नाम का एक कविता पढ़ने को मिलती है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ने को मिलती है, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित कविताएं, कहानियाँ, चुटकुले, उपन्यास आपको देखने को मिलते हैं भाषा के किताब में। तो वहाँ से आपको इतिहास की भी जानकारी होने लगती है, इतिहास पढ़ने की भी रुचि आपको जागृत होने लगती है। तो जो आवर कंट्री वाला टॉपिक है ना, हमारा देश, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड आपको भाषा के किताब में कंटेंट देखने को मिलता है, विज्ञान के किताब में कंटेंट देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट की किताब में कंटेंट देखने को मिलता है। बोलेंगे चलिए ठीक है सर, आप 1 से 5 का बता दिए, 6 से 7 और 7 और 8 में बताइए। तो जब आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी को उठाइएगा या फिर यूपी बोर्ड की किताबों को भी उठाइएगा, तो आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो हिंदुस्तान की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। मानी जाती है कि वैदिक सभ्यता से भी पहले भारत में यही सभ्यता मौजूद थी और ये सभ्यता बहुत ही विकसित थी। इसमें नगर नियोजन देखने को मिलता है, जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती है, ईंटें बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, भवन निर्माण होता था, विशाल स्नानागार था, व्यापार था, बहुत सारे ये लोग शिल्प का भी कार्य करते थे, कृषि का भी कार्य करते थे। तो बड़ी ही विकसित सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के माध्यम से आपको बता दिया जाता है कि वो कौन सा त्योहार मनाते थे, किस प्रकार के समुदाय देखने को मिलते थे, कैसा भोजन करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन कौन से उस समय क्षेत्र होते थे जो हड़प्पा के अंदर आते हैं, और कैसा सामाजिक और धार्मिक स्ट्रक्चर था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, एक देवी की पूजा करते थे। वहाँ एक भगवान शिव पशुपति पारस की एक मूर्ति भी मिली हुई है। तो ये चीज़ है। शुरुआती लेवल पे हम क्या करेंगे कि इतिहास के अंदर ऐसे पाठ्यक्रम को रखेंगे जिससे कि बच्चों का बेसिक तैयार हो, बच्चों के अंदर वो सोशल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने में मदद करे, और वो सारे विषय वस्तु हमने बताए। और वो सारे विषय वस्तु आज हमें कक्षा 6 की किताब में हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखने को मिलते हैं, वैदिक सभ्यता के रूप में देखने को मिलते हैं, मौर्य वंश, नंद वंश, इन सभी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और जब 1 से 5 में हम देखते हैं तो भाषा, विज्ञान और पर्यावरण के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कि भैया सर बता दीजिए 7 में क्या पढ़ाया जाता है, 8 में क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, 9 में क्या होनी चाहिए, 10 में क्या होनी चाहिए। तो चलिए उसको भी हम देखेंगे एक एक करके। और अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि उससे आगे और क्या विषय वस्तु होनी चाहिए शुरुआती लेवल पे, तो वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद होना चाहिए आपका, होना चाहिए स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इससे रिलेटेड क्या विषय वस्तु होनी चाहिए? इससे रिलेटेड आपकी विषय वस्तु होनी चाहिए, बच्चों को राम के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, कृष्णा के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद बुद्ध के बारे में पढ़ाना चाहिए कि भाई क्या बुद्धिस्ट फिलॉसफी होती है।
बुद्ध के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। महावीर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए जो जैन धर्म से संबंधित है। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। सम्राट अशोका के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद कनिष्का के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके बाद जो वैदिक सभ्यता के बाद की चीज़ें हैं या उस समय की जो भी चीज़ें हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अलेक्जेंडर, सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इन सभी के शासनकाल के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। राम, कृष्ण और बुद्ध, महावीर ने क्या एक चीज़ें दी, क्या सिद्धांत दिए, क्या उपदेश दिए, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। तो बेसिक चीज़ों के बाद इन सभी चीज़ों को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इतिहास के पाठ्यक्रम में, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब क्लास 7 में आ जाएं, क्लास 7 में आ जाएं तो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए स्टोरीज ऑफ मेडाइवल इंडिया या मेडिवल इंडिया। जो मध्यकाल का समय रहा भारत में, उसमें कौन कौन से लोग आए, क्या क्या घटनाएं घटी, उनको इतिहास के पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बच्चों को क्या पढ़ाने की आवश्यकता है? सबसे पहले मुस्लिम के द्वारा या मुगलों के द्वारा जितने आक्रमण हुए भारत पे और उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की, इस चीज़ की जानकारी हमें बच्चों को देना चाहिए और इसकी विषय वस्तु को शामिल करना चाहिए। पृथ्वीराज से संबंधित विषय वस्तु रखना होगा। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विषय वस्तु होनी चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित विषय वस्तु होना चाहिए। फिर इसके बाद फिरोज तुगलक से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए, फिरोज तुगलक से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए। चैतन्य से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए। फिर इसके बाद नानक से संबंधित, कबीर, देवराय, अकबर, चंद बीबी, महाराणा प्रताप, औरंगजेब, शिवाजी, बाजीराव प्रथम व द्वितीय, बाजीराव प्रथम व द्वितीय। उसके बाद जब बच्चे क्लास 7 में आ जाएं तो क्लास 7 में मध्यकाल का जो इतिहास है भारत का, उससे संबंधित विषय वस्तु शामिल होनी चाहिए इतिहास के पाठ्यक्रम में। और जब हम ग्रास रूट की बात करते हैं, कक्षा 7 की आप NCERT उठा लीजिएगा या यूपी बोर्ड की किताबों को भी उठाइएगा, सामाजिक विज्ञान इतिहास की, तो आपको यही सारी चीज़ें इतिहास के अंदर विषय वस्तु देखने को मिलती हैं। मुस्लिम्स के आक्रमण बताए जाते हैं कि कैसे उन्होंने दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की, पृथ्वीराज के बारे में बात की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की जाती है, तुगलक वंश के बारे में बात की जाती है। फिर वहीं चैतन्य, नानक, कबीर से लेके इन तीनों की बात की जाती है, देवराय की बात की जाती है, सम्राट अकबर की बात की जाती है या बादशाह अकबर की बात की जाती है, चंद बीबी की बात की जाती है, शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की बात की जाती है, औरंगजेब की बात की जाती है, शिवाजी महाराज की बात की जाती है, वहीं बाजीराव प्रथम व बाजीराव द्वितीय की भी बात की जाती है। तो कक्षा 7 के स्तर पर हमें इस प्रकार के इतिहास के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को रखना चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
जैसे ही बच्चे क्लास 8 में आ जाएं तो फिर स्टोरीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक काल की जो चीज़ें हैं, आधुनिक काल का जो इतिहास है उससे संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए कक्षा 8 के स्तर पर। तो इसमें सबसे पहले किसके बारे में होना चाहिए? इसमें सबसे पहले होना चाहिए क्लाइव के बारे में, मीर कासिम के बारे में, मीर कासिम के बारे में। फिर इसके बाद होना चाहिए टीपू सुल्तान के बारे में, जो बंगाल के शासक थे, पश्चिम बंगाल के टीपू सुल्तान, बहुत ही बहादुर शासक थे, अंग्रेज़ों को हराया भी था इन्होंने कई बार। और फिर इसके बाद नाना फडणवीस के बारे में विषय वस्तु होनी चाहिए, नाना फडणवीस के बारे में भी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद रंजीत सिंह से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए, रंजीत सिंह से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए। झांसी की रानी होना चाहिए, झांसी की रानी होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। आप लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बारे में विषय वस्तु होनी चाहिए। जब हम आपसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं तो यानी हम 1857 की क्रांति में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसकी भूमिका थी, उन सभी से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए। इसके बाद राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा होनी चाहिए, राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद सैयद अहमद खान का भी विषय वस्तु होनी चाहिए, सैयद अहमद खान से संबंधित विषय वस्तु होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका विवेकानंद से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छी शिक्षाविद थी, समाज सुधारक थी, दूसरे देश से आई थी, एनी बेसेंट। महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जी। यानी आपका इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जितने भी पुरोधा हैं, जितने भी नायक हैं, उन सभी के बारे में हमको क्या करना होगा, क्रम से विषय वस्तु को रखना होगा। चलिए, कुछ लोग और हैं जो हम यहाँ पे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो हमने महात्मा गांधी तक बता दिया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की विषय वस्तु होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। नेहरू की होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर। अगर हम आपसे एक शब्द में बोलें तो आप ये चीज़ लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संपूर्ण घटना की विषय वस्तु होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। चलिए, ये चीज़ है, इतना आप नोट कर लेंगे जल्दी से, ताकि मैं आगे चलूँ। तो कक्षा 8 के स्तर पर यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास होना चाहिए। तो उसमें हमने आपको बताया कि क्लाइव, मीर कासिम, टीपू सुल्तान, नाना फडणवीस, रंजीत सिंह, झांसी की रानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो टोटल हमारे नायक थे, उनके बारे में चीज़ें होनी चाहिए। और फिर राजा राम मोहन राय से लेकर एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, कह लें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संपूर्ण घटना की विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक, भले ही मतलब थोड़ा कम परिचय करें, लेकिन संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बच्चों को थोड़ा थोड़ा हम टच कराएंगे कक्षा 8 के स्तर पे। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर 1 से 5, 6, 7, 8 टोटल बता दिए कि इतिहास का क्या विषय वस्तु होना चाहिए, इतिहास का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए।
चूँकि बीएड तो 9-10 के लिए भी मान्य है, बीएड करके 9-10 के भी टीचर बनते हैं, तो 9-10 का भी तो आप बताएंगे कि इतिहास का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए 9 से 10 के स्तर पे। तो बिल्कुल, हम बिल्कुल भी शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं, उतना पूरा कंटेंट आपको देते हैं जितना कि आपको चाहिए और जितना कि बताना होता है, ठीक। हम पीछे नहीं भागते हैं बताने से। चलिए, तो क्लास 9 से 10 की हम बात करते हैं कि भैया क्लास से 9 से 10 के स्तर पर सर इतिहास का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस प्रकार की विषय वस्तु होना चाहिए। तो आप नोट डाउन करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री होना चाहिए, विश्व इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, विश्व इतिहास से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की किताबों को देखेंगे, चाहे फिर यूपी बोर्ड की किताबों को देखेंगे, तो आपको वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री ही देखने को मिलता है। लेकिन एक बात, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कब से कब तक का देखने को मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से लेके आपको 21वीं शताब्दी तक की देखने को मिलती है वर्ल्ड हिस्ट्री कक्षा 9 से 10 के स्तर पर। ये चीज़ें भी चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर विश्व इतिहास किसको बोलते हैं, तो विश्व इतिहास में सिर्फ आप भारत देश को नहीं पढ़ते हैं, उन तमाम देशों को पढ़ते हैं जिन्होंने विश्व को एक संस्कृति देने में मदद की, विश्व को एक ख्याति देने में मदद की, विश्व को बढ़ाने में मदद की है, ठीक। तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो प्रमुख देशों के बारे में आपको जरूर पढ़ना होता है। जितने भी यूरोपीय देश हैं, जितने भी आपके यूरोपीय देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, रूस, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना होता है, साथ ही साथ आपको अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ना होता है, अमेरिका देश के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक। फिर एशिया महाद्वीप के बारे में भी आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं आपके जापान, चीन, ये तमाम देश आते हैं, और भी देश आते हैं, आप गूगल पे करिएगा। तो जापान, चीन जैसे जो प्रमुख देश हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था में एक प्रसिद्धि हासिल की है, तो उनके बारे में चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। फिर आपके भारत की भी बात होती है, यानी कि दक्षिण एशिया के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि भैया भारत ने क्या क्या उपलब्धियां दी हैं विश्व को, तो भारत के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। तो विश्व इतिहास के अंदर भारत ने जो किया वहाँ पे भारत का पढ़ेंगे, जो यूरोपीय देश ने किया यूरोपीय देश के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया, अमेरिका ने जो किया, तो हर एक देश का आपको समस्त जो आधुनिक काल का इतिहास होगा वो आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से शासन आए, कैसे कैसे डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसके बाद कैसे वहाँ चुनाव होने लगे, जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और कैसे लोकतंत्र का जन्म हुआ। ये तमाम जो घटनाक्रम है, विकास यात्रा है, आपको समस्त देखने को मिलती है। तो जब भी आपसे कोई चर्चा करे कि भाई क्या सिलेबस होना चाहिए हिस्ट्री का, तो यही सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। अपने हिसाब से आप कंटेंट छोटा कर लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आप इस प्रकार का आंसर लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर एग्जामिनर के द्वारा मिलेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें हमने चर्चा की है वो सारे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य थे। इसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जो भी इतिहास का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, तो इतिहास का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। यानी जो राजा पहले आया है हम उस राजा की पहले बात करेंगे, जो राजा बाद में आया है उस राजा की विषय वस्तु हम बाद के क्लास में रखेंगे। उसी प्रकार जो संस्कृति सबसे पहले आई है या जो सिविलाइजेशन सबसे पहले आया है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कक्षा 6 की किताब में रखा जाता है। उसके बाद जब हम और भी सभ्यता को पढ़ते हैं तो वो बाद में पढ़ते हैं। तो उस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल आर्डर दिखना चाहिए, कालानुक्रम जो है वो चीज़ दिखना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रस्तुत करना चाहिए इतिहास के पाठ्यक्रम को, इतिहास के विषय वस्तु को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको लिखना है इसमें, तभी एग्जामिनर जो है वो समझेगा कि आप बहुत अच्छी समझ रखते हैं इतिहास को लेकर या इतिहास के पाठ्यक्रम को लेकर। प्रैक्टिकल वर्क की बात करें कि भाई प्रैक्टिकल वर्क क्या होना चाहिए, आपने थ्योरिटिकल चीज़ें तो बता दी, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो करिकुलम के अंदर आता है ना, भूलिएगा मत। करिकुलम के अंदर टीचिंग मेथड से लेकर हर एक वो चीज़ आ जाएगी जो शिक्षण अधिगम के दौरान
होती है और शिक्षण अधिगम के लिए ज़रूरी होती है। तो प्रयोगात्मक कार्य में आप लिखेंगे कि हम बच्चों से एल्बम बनवा सकते हैं। हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, एल्बम बनवा सकते हैं। एल्बम कैसे होगा, जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ाते हैं बच्चों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी संबंधित पिक्चर्स होंगे, इमेजेस होंगी, उनका बच्चे एक एल्बम बनाएंगे, छोटे छोटे चित्र बना के वो जोड़ेंगे और एक श्रृंखला बनाएंगे। तो उस प्रकार से प्रैक्टिकल में ये चीज़ हम शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बच्चों को आर्किटेक्चर आर्ट करने के लिए बोलेंगे। जब आप बच्चों को इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते हैं तो उसमें एक शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में देखेंगे आप विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मिला था। तो ग्रेट बाथ का एक पूरा नक्शा है कि किस प्रकार से बना था, उसकी क्या संरचना थी। तो वो आर्किटेक्चर भी हम बच्चों को कहेंगे कि आप एक सादे पेज पे उसको आर्ट कीजिए और दिखाइए। तो एक प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हो जाएगा। उससे बच्चों के अंदर ज्योग्राफिकल चीज़ों की समझ बनेगी, नक्शा को लेकर उनका जो दिमाग होगा वह विकसित होगा। तो प्रैक्टिकल के अंदर हम इस चीज़ को भी रखेंगे। इसके बाद हम बच्चों को पिक्चर कलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। जो भी थ्योरी हम इनको पढ़ाएंगे बच्चों को, उससे संबंधित हम कहेंगे कि आप कहीं से भी इंटरनेट से अपने पिताजी की मदद करके पिक्चर कलेक्ट करके एक एल्बम बनाइए। तो हम बच्चों से सिंगल पिक्चर भी बनवा सकते हैं थ्योरी से संबंधित, और पिक्चर कलेक्ट करके एल्बम भी बनाने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे। इसके बाद बच्चों को हम मैप बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार से मानचित्र बनाया जाता है। तो मैप बनाना भी बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक, इसके बाद क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड चार्ट तैयार करवाएंगे। क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड चार्ट तैयार करवाएंगे, चार्ट पेपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड चार्ट पेपर मतलब ये, जैसे कि मौर्य वंश कब आया, फिर उसके बाद कौन कौन से वंश आए, जो आपके मध्यकाल का समय है, मुस्लिम काल का, उसमें कौन कौन से तुगलक, लोदी और सम्राट अकबर, इन सब का वंश कैसे कैसे आया, किस किस सन में स्थापित हुआ। तो वो क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड एक चार्ट पेपर बनवाएंगे, जिसमें बच्चा सबसे शुरुआत से लेके लास्ट तक की चीज़ों को लिखेगा। सबसे पहले मुस्लिम सम्राट कौन आए, मुस्लिम बादशाह कौन आए थे, उसके बाद कौन बादशाह आए थे, तो ये क्रम को वो लिखेगा। फिर हड़प्पा सभ्यता कब आया था, वैदिक सभ्यता कब आया था, मौर्य वंश कब आया था, इनका भी क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड वो चार्ट पेपर बनाएगा। उसमें सारणी बना के सभी चीज़ों को दर्शाएगा। ठीक, ये चीज़ है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंदर, वो होता है विजिट टू प्लेस। जैसे कि अगर हम बच्चों को बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ाते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, तो सारनाथ नाम के स्थान का जिक्र होता है। तो अगर हम चाहें तो बच्चों को सारनाथ ले जाकर बिल्कुल हुबहू चीज़ें वो दिखा सकते हैं, तो बच्चा बहुत ही अच्छा समझ विकसित करेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष से वो चिंतन की तरफ बढ़ेगा और वो एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज गेन करने में उसको मदद मिलेगी। तो विजिट टू प्लेस, म्यूजियम दिखा सकते हैं, कोई भी वार प्लेस है जहाँ पे दो शासक लड़े थे, जैसे कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो हम दिखा सकते हैं, दिल्ली का इंडिया गेट दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल वर्क में हम क्या ध्यान रखेंगे, बच्चों से सिंगल पिक्चर बनवा सकते हैं, आर्किटेक्चर आर्ट करवाएंगे, पिक्चर कलेक्ट करके एल्बम बनाने के लिए बोलेंगे, और मैप बनाना सिखाएंगे, क्रोनोलॉजिकल रिलेटेड चार्ट पेपर बनाना सिखाएंगे, विजिट टू प्लेस कराएंगे। साथ ही साथ बहुत सारी डिस्कशन, डिबेट का भी इंतजाम हम करेंगे बच्चों के लिए। कई प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाएंगे, निबंध का एक प्रतियोगिता रखेंगे, बच्चों को भाषण देने के लिए अवसर मिलेगा, ड्रामा के माध्यम से चीज़ें सिखाएंगे। तो इस प्रकार से ना हम इतिहास शिक्षण को बेहतरीन वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में करा सकते हैं। इस प्रकार का क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।